नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। आज बात बिहार की सियासत में महागठबंधन में कांग्रेस की स्थितियों को लेकर की बात इसलिए क्योंकि वो कांग्रेस जिसने करीब करीब 2-3 महीने पहले, चाहे वो एसआईआर का मसला हो, चाहे वो राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के मसले पर किए गए तमाम खुलासे हो, और उसके बाद बिहार की सियासत में जिस तरीके से ग्राउंड स्तर से जो हाइप क्रिएट की गई, एंटी बीजेपी, एंटी एनडीए, लेकिन वो कांग्रेस टिकट वितरण होते होते, महागठबंधन की तस्वीर फाइनल होते होते, तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर ऐलान होते होते बैकफुट पर आ गई। दरअसल कांग्रेस के साथ ये स्थितियां क्यों हुई? हालांकि बाद में जब स्थितियां संभली तो अशोक गहलोत की एक रणनीति के तौर पर देखा गया, लेकिन असल में वो रणनीति क्या कामयाब रणनीति थी या विफल रणनीति थी? महज कांग्रेस के हितों को न बचा करके सिर्फ महागठबंधन को बचाया गया हो। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीटों पर चुनाव जीती, लेकिन इस बार का जब टिकट वितरण हुआ तो कांग्रेस को वो जो 70 सीटें थी वो भी नहीं मिली। दरअसल आरजेडी की तरफ से यह दावा किया गया कि जो महागठबंधन 2020 में जिस तस्वीर में था, कई नए प्लेयर भी हैं, कई नए हिस्सेदार भी हैं, लिहाजा आरजेडी और कांग्रेस की अपनी सीटें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन छोड़नी क्या, कांग्रेस को अपनी मजबूरियां इस हद तक थी कि सिटिंग एमएलए की सीटों को खाली करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस ने जिन 2020 में सीटों पर चुनाव लड़ा था उसमें से 12 सीटें ऐसी है जो इस बार कांग्रेस के हिस्से में नहीं आई है। हालांकि 3 सीटें नई जरूर आई है, बिहार शरीफ है, बनमखनी है और कुम्हरार है। ये 3 सीटें नई आई है, और महाराजगंज और जमालपुर जैसी वो सीटें जहां पर कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे, वो सीटें भी छोड़नी पड़ी। 2019 में जब कांग्रेस यहां पर चुनाव जीती थी तो करीब करीब 10%, 9.48% वोट मिले थे, जो 2015 में कांग्रेस को मिले वोट से 2.82 यानी कि 3.25% के लगभग का वोट परसेंट का इजाफा था। लेकिन इस बार 2025 में कांग्रेस महज 62 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 12 सीटें 2020 वाली छोड़ी हैं, 2 सिटिंग एमएलए की सीटें भी कांग्रेस को छोड़नी पड़ी हैं। और यह स्थितियां तब है जब कांग्रेस ने बिहार के अंदर 3-4 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जो सदाकत आश्रम है वहां पर तैयारियां इस हद तक चल रही थी कि कांग्रेस ने अपने स्तर पर बिहार के अंदर सर्वे करना शुरू कर दिया था। 3-4 महीनों से मजबूत सीटों को मार्क करना शुरू कर दिया था, जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेना शुरू कर दिया था, और गर्दनी बाग के जो एमएलए का आवास है पटना के अंदर, वहां पर वॉर रूम स्टैब्लिश किया गया था 3 महीने पहले, और वॉर रूम से लगातार काम हो रहा था। कृष्णा अल्लावरू हो वहां, या फिर वहां के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार हो, इसके अलावा जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय नेशनल इंचार्ज है कन्हैया कुमार, ये वो चेहरे थे जिन्होंने बिहार में पूरी तरह से कमान संभाल रखी थी। और यह भी कहा जाता है कि इन तीनों का सीधे संपर्क था राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ में। राहुल गांधी हालांकि बिहार की सियासत में महागठबंधन को लेकर जो नेगोशिएशन चल रहा था उसमें खुद को फ्रंट फुट पर नहीं दिखा रहे थे। राहुल गांधी ये चाहते थे कि मीडिया में या पब्लिक में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि तेजस्वी यादव के साथ मैं नेगोशिएट कर रहा हूं, क्योंकि उनका यह मानना था कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी उसके राष्ट्रीय नेता है, लिहाजा किसी स्टेट पार्टी, रीजनल पार्टी, स्टेट लेवल के लीडर्स के साथ में नेगोशिएशन करना कांग्रेस की प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं है। और राहुल गांधी ने इस बार कृष्णा अल्लावरू, जिनको वहां पर इलेक्शन इंचार्ज बनाया गया है, प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया कुमार, इन तमाम नेताओं को यह क्लियर निर्देश दे रखा था कि नेगोशिएशन मजबूत होना चाहिए। कांग्रेस इस बार आरजेडी पर ज्यादा निर्भर नहीं करेगी, आरजेडी को ही अपना लीडर नहीं मानेगी। कांग्रेस को फिर से बिहार के अंदर अपनी जमीन को मजबूत करना है। कांग्रेस जिसके अल्पसंख्यक, दलित और सवर्ण बिहार की सियासत में उनके मजबूत पिलर हुआ करते थे। हालांकि कांग्रेस इस बार खुद को अपने दम पर मजबूत करने का ख्वाब क्यों देख रही थी, यह थोड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है जिसमें अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक कभी 2020 में जैसा आपने देखा सीमांचल और कोसी जैसे तमाम रीजन के अंदर ओवैसी के पीछे गया। इस बार संभावना है कि अल्पसंख्यक ओवैसी के पीछे अगर जाकर अपना वोट खराब नहीं करता है तो संभावना यह भी है कि वो पीके के साथ जा सकता है। दलित वोट, चाहे वो पासवान हो, चाहे वो मुकेश सहनी हो, या तमाम दूसरे जो नेता है, उपेंद्र कुशवाहा है, ये तमाम नेताओं के पीछे, अपनी अपनी जाति के नेताओं के पीछे बिखरे हुए हैं, और सवर्ण वोटर अब मोटे तौर पर भाजपा के साथ जा चुका है।
लेकिन बिहार की सियासत में जो सीधे राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के साथ संपर्क में रहते हुए कृष्णा अल्लावारू और इन तमाम नेताओं ने फैसला लिया, आखिरकार उन्हीं को इस पूरे पॉलिटिकल एपिसोड का विलेन बनाया गया। महागठबंधन की जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कांग्रेस के नेता का फोटो नहीं होता है। इस हद तक कांग्रेस को पीछे धकेल दिया। जो कांग्रेस सबसे मजबूत बिहार में दिख रही थी, वोट अधिकार यात्रा, नौकरी दो, पलायन छोड़ो, तमाम यात्राओं के जरिए, या फिर उसके बाद में जिस तरीके से इसके पीछे जो वजहें बताई जा रही है वो ये है कि जब शुरुआती टाइम में कांग्रेस फ्रंट फुट पर थी तो सदाकत आश्रम से जिस तरीके से कांग्रेस की रणनीतियां बन रही थी उसमें कांग्रेस आरजेडी को इग्नोर कर रही थी, और ये इग्नोरेंस तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव किसी को भी ठीक नहीं लग रहा था। जैसे कन्हैया कुमार और कृष्णा अल्लावारू ने अपने स्तर पर नौकरी दो, पलायन रोको जैसी यात्राएं निकाली, जिसमें गठबंधन के दूसरे पार्टनर्स को भरोसे में नहीं लिया गया, उनको फ्रंट फेस नहीं बनाया गया। इसके बाद में सदाकत आश्रम से ही पहली बार 140 सीटें मार्क करके लालू प्रसाद यादव के पास भेज दी गई। ये लालू प्रसाद यादव को ठीक नहीं लगा कि जिस तरीके से कांग्रेस उनको रूल करने की कोशिश कर रही है बिहार के अंदर। फिर जब महागठबंधन की चर्चाएं शुरू हुई, सीट बंटवारे को लेकर के चर्चाएं शुरू हुई, तो बिना किसी चर्चा के कांग्रेस ने महागठबंधन के फ्लोर पर 71 सीटें अपनी मार्क करके रख दी कि हम इन सीटों से चुनाव लड़ेंगे, बिना किसी का एक जॉइंट बैठक के अंदर डिस्कशन किए हुए। ऐसी तमाम चीजें धीरे 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 होती रही, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव और जो लालू प्रसाद यादव है वो कांग्रेस से नाराज हुए तो इस हद तक गए कि बाद में कांग्रेस की मांगे माननी बंद कर दी गई। जो तेजस्वी यादव 143 सीटों पर लड़ रहे, जाहिर सी बात है अगर एनडीए के सत्ता से बाहर होती है तो सीएम वही बनेंगे, क्योंकि उनके पास में विधानसभा का मेजोरिटी जो हिस्सा होगा वो विपक्ष के तौर पर उनके पास भी होगा। लेकिन बावजूद इसके आरजेडी ने इस बात की जिद की कि तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित किया जाए। जब उनको सीएम चेहरा घोषित किया गया, जो पटना की होटल मौर्या के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें जो पोस्टर लगता है वो अकेले तेजस्वी यादव का लगता है और किसी का नहीं होता है। कांग्रेस को अपने इस गठबंधन को बचाने के लिए आखिरी समय में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर नेता अशोक गहलोत को भेजा जाता है। हालांकि अशोक गहलोत भी इस पूरे नेगोशिएशन की जो फाइट थी इसमें 3 बार जो लालू परिवार के साथ उनकी मीटिंग होती है और आखिरकार ये जो 23 अक्टूबर के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एकजुटता का संदेश दिया जाता है। लेकिन क्या अशोक गहलोत कांग्रेस की प्रतिष्ठा बचा पाए? कांग्रेस की प्रतिष्ठा तब बचती जब अशोक गहलोत तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने के साथ साथ जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित किया जा सकता है तो कांग्रेस का डिप्टी सीएम घोषित क्यों नहीं कर पाए? प्रतिष्ठा तब बचती जब कांग्रेस की जो डिमांड्स थी, कांग्रेस की जो इच्छाएं थी वो लालू परिवार से, आरजेडी से मनवाने में कामयाब रहते, जबकि अशोक गहलोत ने जो पूरा नेगोशिएशन किया इसमें आरजेडी की ज्यादातर मांगों को या फिर कहें कि लगभग सभी मांगों को मान लिया गया और कांग्रेस को सहमत करवा दिया गया। तो फिर अशोक गहलोत की कामयाबी कांग्रेस के हितों में न रह करके गठबंधन के हितों वाली कामयाबी रही। हालांकि टीम अशोक गहलोत का पिछले 3 दिन से जो कैंपेन दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट उनका जबरदस्त तरीके से उनको जादूगर, पॉलिटिक्स के चाणक्य के तौर पर प्रेजेंट करते हुए कि किस तरीके से उन्होंने बिहार में एक मजबूत रणनीतिकार की भूमिका अदा करते हुए बिहार में महागठबंधन को बचाया है, वो वाकई में काबिल तारीफ हो सकती है। लेकिन अशोक गहलोत कांग्रेस के हितों को नहीं बचा पाए, कांग्रेस की मांगों को मंजूर नहीं करवा पाए। कांग्रेस की बिहार की सियासत में इस बार के चुनाव में इन स्थितियों को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।